गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा आवाज आ रही है क्या? गौरव सिंह। यस सर। ओके, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में? नो सर। ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी टोटल 11 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है क्लास। सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। आवाज क्लियर है बेटा सबका? देखिए एक बार। विकास, विकास बेटा आवाज क्लियर है? देखो एक बार। यस सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस स्क्रीन सर। स्क्रीन पे क्या आ रहा है? न्यूमेरिकल आ रहा है सामने एक? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल को। तो आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम वही आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म ले लिया हमने। यहाँ हम लोग थोड़ा सा मूवमेंट का यूज करेंगे, ठीक है? मूवमेंट का यूज करेंगे हम लोग, हमें एक जगह मूवमेंट लेना पड़ेगा, उसका यूज करेंगे। अच्छा, कितने लोगों को ये पता है या कितने लोग इस चीज को जानते हैं और मानते हैं कि जब हम दरवाजा लगाते हैं तो दरवाजे का जो हैंडल है वो उसके हिंज के पास नहीं लगाया जाता? नमस्कार बेटा। दरवाजे का जो हैंडल है वो उसके हिंज के पास नहीं लगाया जाता, थोड़ा सा दूर लगाते हैं उससे या दूसरे साइड लगाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है उसे लगाने का, कुछ पता है? अगर पास में लगाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा खोलने में। इसका मतलब आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है और वहां आप जहां लगाना चाह रहे हो वहां फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऑटोमेटिकली आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ, क्यों बेटा? यस सर। क्लियर है? ये बात समझ में सबके आ रही है? यस सर। ये बात सबके समझ में आती है? कोई डाउट किसी को इस वाली बात में अभी तक? देखो सर रिपीट कर देना एक बार। ड्राफ्ट कर रहा हूँ बेटा, सुन लो। दरवाजे का हम जो हैंडल लगाते हैं वो कब्जे वाली साइड ना लगाकर कब्जे वाली साइड से दूसरी साइड लगाते हैं। तो इसका कारण क्या है? ये कारण है कि हमको कम से कम फोर्स लगाना पड़े और वहां आपके दरवाजे को लगाने में कोई दिक्कत ना आए। यही कारण है ना? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पर हमने एक आज यहाँ पर न्यूमेरिकल अरेंज किया है। और न्यूमेरिकल में आप थोड़ा सा समझिए कि यतेंद्र बात नहीं करनी है। तो देखिए हम यहाँ बात करते हैं इसके लिए कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल देखिए एक बार। न्यूमेरिकल है अ रिजिड बार, एक ऐसी बार है जो रिजिड है। अ रिजिड बार ABCD या ACBD, जो भी नाम दे दिया इसका, पॉइंट का नाम तो आप जो भी चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
is hinged at A and supported in a horizontal position by two identical steel wires. मतलब कि आपका ये जो आप देख रहे हो दैट इज अ रॉड, ये एक रॉड है, रिजिड रॉड है, और इसको यहां पर हिंज किया हुआ है पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर हिंज करने के बाद पॉइंट सी और डी पर दो स्टील की वायर लगाई हुई है, और उन वायर से इसको ऐसे यहां लटका रखा है, हैंग कर रखा है, ठीक है, इसे सपोर्ट दे रखी है ताकि ये इसका जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल ही बना रहे, ऑटोमेटिकली इसका पोजीशन जो है वो क्या रहे, हॉरिजॉन्टल ही बना रहे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है a figure 1.12 so see a vertical load of 30 kilonewton is applied at B। अब यहाँ पर इसके एक कॉर्नर तो इसका फिक्स है या हिंज है, फिक्स नहीं बोलूंगा, हिंज बोलूंगा, हिंज है या पिन जॉइंटेड है, और दूसरा पॉइंट जो है इसका पॉइंट बी, हियर वी आर अप्लाइंग अ लोड ऑफ 30 किलोन्यूटन। ओके, सो नाउ द फाइंड टेंसाइल फोर्स और टेंशन इन वायर 1 और वायर 2। मतलब यहां पर जो वायर लगाया हुआ है मैंने, ये वाला सी पॉइंट पर एक वायर लगाया हुआ है, इसको नाम दे दिया मैंने ई और सी, और एक वायर लगाया हुआ है मैंने डी पॉइंट पर, इसको नाम दे दिया मैंने एफ और डी, ठीक है। तो यहाँ दो वायर लगाए हुए हैं, तो इन वायर में कितना लोड इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू दिस लोडिंग। तो अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि ये कंडीशन ऐसी हो रही है कि मान लीजिए कि ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, दरवाजे का ये कॉर्नर है वो जहां पर हिंज लगा हुआ है, और जहां 30 किलोमीटर लिखा हुआ है यहां मान लीजिए आपका हैंडल लगा हुआ है, और दरवाजे को जैसे आप खोलना चाह रहे हो उसके अपोजिट साइड में दो आपने वायर लगा रखे हैं जो कि इसे सपोर्ट बनाए हुए हैं एक जगह पर। तो आप यहाँ जब फोर्स लगाओगे 30 किलोमीटर का, तो वो 30 किलोमीटर का फोर्स आपका कहीं ना कहीं T1 और T2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और T1 और T2 के जो वैल्यू होंगे, जो मान निकल के आएंगे, समझ रहे हो, जो मान निकल के आएंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यदि मैं T1 T2 निकाल लूंगा, T1 T2 कुछ नहीं है, ये P1 P2 बोल सकते हो उनको, ये फोर्स है एक्चुअली जो आपका इंड्यूस्ड होंगे आपकी उन वायर में, उन वायर में जो कि आप लोग 30 किलोमीटर का फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से। कितने लोगों को समझ में ये वाली बात आ रही है? कितने लोगों को समझ में ये वाली बात आ रही है यहाँ तक? क्वेश्चन कितने लोगों? हाँ सर एक बार रिपीट कर दो सर, अभी कनेक्ट हुआ हूँ मैं। क्या नाम आपका? सर अभिषेक पारा सर। बेटा तो लेट करेक्ट क्यों होते हो? मैं मतलब रिपीट ही करता रहूंगा क्लास को? नहीं सर, गलती है? सॉरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया एक रॉड, ये आपका एक रॉड है, ये फिक्स है, यहाँ पर आपका हिंज है, इस पॉइंट पर हिंज कर दिया है मैंने, और दूसरे पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर। ये फोर्स का डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर है, कैसे? ऐसे करके, ठीक है, इधर है। और जो मैं वायर लगाया हुआ हूँ यहाँ पर, ये दोनों वायर इससे बंधे हुए हैं आपका किसी एक दीवार से मान लीजिए, या किसी एक फिक्स पोर्शन से मान लीजिए, एक फिक्स पोर्शन है आपका, ये फिक्स है, ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। तो अब यदि मैं ऐसे नीचे खींचूंगा, ऐसे करके नीचे की तरफ खींचूंगा, ऐसे करके ये नीचे खींचूंगा, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इस 30 किलोमीटर फोर्स की वजह से आपका T1 और T2, मतलब आपके जो वायर है C और E, ये C और E जो वायर लगाया है ये, या D और F, ये वायर लगाया है मैंने D और F, इन दोनों वायर में आपका टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा, मतलब ये भी खींचेंगे, ठीक है, जो कि इस बॉडी को अपना डिफ्लेक्ट होने से या अपने पोजीशन से हटने के लिए मजबूर करेंगे कि अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज ना करे, ठीक है। तो हमें यहाँ एनालिसिस करना है कि T1 T2 का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले मैं ये देखूं कि यदि मैं ऐसा फोर्स अप्लाई करता हूं, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो आपकी बॉडी में चेंज आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि पहले आपकी बॉडी यहाँ A से लेकर B थी, ठीक है, मगर जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर ऐसे फोर्स आपने अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद आपका जो बॉडी है
वो यहाँ ए पे तो हिंज पॉइंट है तो यहीं रहेगी, मगर जो बी पॉइंट है वो आप बी डैश पे पहुंच गए। हेलो सुरेश, सुरेश, सुरेश गंगवार, सुरेश गंगवार, सुरेश गंगवार, सुरेश गंगवार, सुरेश गंगवार बेटा रिप्लाई करो। सुरेश गंगवार, मैं आपको हटा ही दे रहा हूं, आगे से आप ऐसा करोगे ही नहीं क्योंकि क्लास में आप हो ही नहीं तरीके से। जाओ खुश रहो, अब करते रहो अपने क्लास जहां से करनी है, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखिए हम जब बात कर रहे हैं कि जब हमारा जैसे हम उसमें फोर्स लगाएंगे 30 किलोमीटर का, यहाँ मैं फोर्स लगाऊंगा 30 किलोमीटर का, तो ये फोर्स की वजह से क्या होगा, ये फोर्स की वजह से आपकी जो पॉइंट बी है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और कहाँ जाएगा, बी डैश पर। जब बी पॉइंट आपका पोजीशन चेंज करेगा तो सिमिलरली पॉइंट सी और पॉइंट डी ये दोनों भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। एम आई क्लियर? ये वाली बात क्लियर है सबके? क्लियर है सर। सबको क्लियर है वाली बात बेटा? ठीक है, यस सर। ओके। तो जब ये आपको क्लियर हो गया कि भाई पॉइंट बी पोजीशन चेंज करेगा तो पॉइंट सी और पॉइंट डी भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, मगर बेटा किसकी आवाज आ रही है एक्स्ट्रा? मुझे किसी की आवाज नहीं चाहिए, नॉइज किसी का नहीं चाहिए, तुरंत रिमूव कर दूंगा मैं। डाउट है पूछिए माइक ओपन करके। ओके, तो अब ये क्लियर है कि यहाँ पर जो पोजीशन आएगी वो कुछ ट्रायंगुलर शेप में आएगी, इस तरीके से आप जो देख रहे हो इस शेप में आपका ट्रायंगुलर शेप में थोड़ी पोजीशन आएगी। तो इसका मतलब जो सी पॉइंट है वहां पर थोड़ा कम डिफ्लेक्शन होगा और जो डी पॉइंट है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो मैंने यहाँ डिफ्लेक्शन को डेल 1 और डेल 2 मान लिया, डेल 1 और डेल 2 मैंने डिफ्लेक्शन को यहाँ पर मान लिया है। और डिस्टेंस आपको क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पर कि जो यहाँ पर वायर आपने यूज किया है सी से ई तक या डी से एफ तक, दोनों वायर की डिस्टेंस ये 1 मीटर दिया हुआ है, और ए से सी के बीच में, सी से डी के बीच में और डी से बी के बीच में डिस्टेंस है वो भी आपको 111 मीटर इंडिकेट है पहले से ही। तो इसमें किसी को शायद डाउट नहीं होगा, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं और सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें मेरे को जरूरत पड़ेंगी मैं वो लूंगा। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये ए से सी तक ये एक डिस्टेंस हो गया, एक डिस्टेंस सी से डी तक का हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। और ये भी आपका कितना है, 1 मीटर। तो यदि मैं इस डिस्टेंस को काउंट करूं तो ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर हो गई। तो ये कुछ ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ए से सी, सी डैश और ए का, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, कलर चेंज करता हूं बेटा, रुको एक सेकंड, ए डी और डी डैश, एक सेकंड कलर चेंज कर लूं मैं, ए डी और ये डी डैश वाला। यस मगर ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों ही ट्रायंगल एक से हैं, इनमें जो एंगल है वो सबके बराबर हैं। पॉइंट ए पर आप एंगल काउंट कीजिए, पॉइंट सी पर आप एंगल काउंट कीजिए, पॉइंट डी डैश पर एंगल काउंट कीजिए, सब जगह का एंगल आपका लगभग इक्वल है। जितने एंगल आपको ए सी सी डैश में दिए हैं उतने एंगल आपको ए डी डी डैश में दिए हैं। तो कोई यहाँ एंगल वाली बात करूं चेंज नहीं है, बस उनकी लेंथ में चेंज है। तो यहां हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1 वो क्या है आपका, वो है आपका ए सी
सी डैश ए सी एंड सी डैश, ठीक है। और Yes, दूसरा sir. है ट्रायंगल टू ADD ए डी और डी डैश, ठीक है। तो इनमें आपका जो रेशियो बन सकता है, कौन सा रेशियो बन सकता है, मैं बोल सकता हूं यहां पर ए टू सी अपॉन सी सी डैश, मैं लिख सकता हूं यहां पर ए सी अपॉन सी सी डैश will be equal to AD अपॉन DD डैश। ये रेशियो किसी के समझ में आ रहा है या नहीं? ये ट्रायंगुलर रूल का जो रेशियो होता है, आर्म रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग वो लेते हैं, तो ये आपको इंडिकेट हो रहा है या नहीं? यस सर। क्योंकि यहां पर आप देखिए कि जितना सर हो रहा है। जितना जो आपका राइट एंगल क्रिएट हो रहा है ए सी सी डैश के बीच में, वही राइट एंगल क्रिएट हो रहा है ए डी डी डैश के बीच में। तो मैं यहाँ राइट एंगल थ्योरम का यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए। तो जो राइट एंगल आपका है, जो 90 डिग्री कौन बन रहा है आपका ए सी सी डैश वाले एंगल में, वही एंगल आपको बन रहा है ए डी डैश वाले एंगल में। तो अब यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू है 1 मीटर, 1 मीटर अपॉन सी सी डैश की वैल्यू कितनी है? डेल 1। डेल्ट वन। हाँ, तो इसे मैं D1 लिख लेता हूँ, D1 यस सर। इक्वल टू दूसरा AD, AD की वैल्यू कितना है? 2 मीटर है ना, 2 मीटर से यहाँ पर 2 मीटर स्मॉल लिखूं, ये वाला है ना, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। डिवाइड बाय ये लिखता हूँ मैं डेल 2। यस सर। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने के बाद ये आएगा कुछ इस तरीके से। क्या आएगा? क्या आएगा? ये आपका आएगा 2D1 इक्वल टू D2। ये आ जाएगा क्या? देखो एक बार, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है सबके? ऐसे मान लो 2 डेल D2 की वैल्यू निकाल ली सर। हाँ, ये रिलेशन आ गया आपका D1 D2 के बीच का, D1 D2 के बीच का रिलेशन आ गया। यस सर। या ऐसे चाहो तो आप D1 D2 में रखें, डेल L1 लिख दो, डेल L1 डेल L2, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि हम तो D तो मतलब डायमीटर हो गया, या आप DL1 DL2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेंथ चेंज इन लेंथ हो गया। ठीक है, आप इसे यहाँ पर ये DL1 को मैं लिख देता हूँ कि DL1 मेरा किसके बराबर है? DL1 आपका DL1 के बराबर है, और ये DL2 जो बराबर है इसका DL2 के बराबर है। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है अब ये? सब फिर से बता देना एक बार। कौन बच्चा है? मैं हूँ सर देव्यांश। देव्यांश बेटा, क्या समझ में नहीं आया बताओ? क्या नाम होता है? AC अपॉन CC, ये तो आ गया। हाँ, तो अब इसमें AC इसके की वैल्यू बाद क्या में है? AC की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। और AD की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर CC डैश को क्या दिखाया हुआ है? डेल 1 से, और DD डेल डैश को 1। क्या दिखाया हुआ है? डेल 2 से। तो मैंने वही रख दिया, हाँ। बस उठा के क्या किया है, अच्छा, मैंने ठीक वही है। किया, चेंज क्या किया, कुछ नहीं है ना। तो अब हाँ। देखिए यहाँ पर जो आपका डेल 1 है वो है क्या? वो आपका है एक्सटेंशन इन वायर, एक्सटेंशन इन वायर CC डैश, यही तो है। सॉरी, वायर, ये क्या नाम है इसका? EC, वायर EC। सर मतलब चेंज कितना आया सर वायर में? हाँ, EC वायर में जो चेंज आया वही तो है DL1, और DL2 क्या है? ये आपका है एक्सटेंशन इन वायर FD। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो अब मैं यहाँ पर DL1 और DL2 की वैल्यू निकालूंगा। तो DL1 DL2 क्या होगा? देखो DL1 क्यों हो रहा है? DL1 इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका EC वायर है, जो EC वायर है ये वाला,
इस ईसी वायर में आपका जो टेंशन लग रही है वो T1 लग रही है, मतलब जो फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स वो कितना है, T1 लग रहा है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर T1 T2 जो आपके फोर्स लग रहे हैं उनमें जो वायर लगाया हुआ है उन वायर का लेंथ दोनों का इक्वल है, 1 मीटर 1 मीटर है। यस सर। क्लियर है, क्लियर है ना? जी सर, जी यस सर। सर। हाँ। और इनका जो एरिया होगा उसके बारे में बात की नहीं है तो वो भी इक्वल मानेंगे हम, एरिया इनका दिया नहीं है तो एरिया भी इक्वल मानेंगे। और दोनों वायर स्टील के हैं, दोनों वायर जब स्टील के हैं तो इनका यंग्स मॉडुलस भी इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्रॉम यहां लिखेंगे हम, फ्रॉम गिवन डाटा, फ्रॉम गिवन डाटा हम लोग बात करेंगे तो एरिया ऑफ वायर EC will be equal to the area of wire FD या DF। क्लियर है? सिमिलरली ये तो ये बात हो गई एरिया की, ऐसे मैं बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ वायर EC एंड FD विल बी इक्वल टू कितना है, 1 मीटर, दोनों के बराबर दी है। यस सर। ठीक है, और बोथ वायर आर मेड बाय स्टील, so that the Young's modulus ये जिसका आवाज आ रही है माइक बंद कर लो बेटा। जिसकी आवाज आ रही है माइक बंद कर लो अपना। पवन कुमार, बस माइक ऑन कर देते हैं, होश नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, सेम का मतलब हुआ कि E1 विल बी इक्वल टू E2। E1 E2 क्या लिखा है मैंने, जानते हो E1 E2 क्या होता है, कौन बताएगा? E1 E2 क्या लिखा है मैंने बताया कोई बेटा? यंग मॉडुलस सर। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, गुड। तो मैंने यंग्स मॉडुलस लिया है यहाँ पर EC वायर का और FD वायर का, दोनों ही सेम रहेंगे क्योंकि दोनों स्टील के बने हुए हैं। क्लियर है? यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात? यस सर। ओके, तो अब मैं चलता हूं आगे की स्टेज की तरफ, और आगे की स्टेज ये है कि हम लोग बात करेंगे यहां पर चेंज इन लेंथ की। तो DL1 और DL2 की बात करेंगे। तो चेंज इन लेंथ इन वायर निकालूंगा मैं यहां पर, चेंज इन लेंथ इन वायर EC, वायर EC में जो चेंज इन लेंथ है वो निकालनी है मेरे को। तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालता हूं मैं, फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन लेंथ का, DL1 बराबर क्या होता है, P1 L1 अपॉन E सर A1 AE। हाँ, मतलब फोर्स, फोर्स इनटू लेंथ एरिया इनटू यंग मॉडुलस अपॉन हाँ, एरिया इनटू, या वो लगा दूं, ब्रैकेट लगा दूं बेटा मैं, डिवाइड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। क्लियर सबको? जिसको फार्मूला नहीं आता बता दे मेरे को ये वाला, जिसको फार्मूला नहीं आता ये वाला बता दे बेटा, जिसको नहीं आता है बच्चा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं यदि निकालूं कि DL1 का मान क्या होगा, तो भैया DL1 का मान आपका होगा, DL1 का मान आपका होगा, फोर्स आपका हो गया, कौन सा वाला फोर्स लूंगा मैं यहाँ पर, कौन बताया कौन सा वाला फोर्स लेंगे हम, कोई बताओ बेटा कौन सा वाला फोर्स लेंगे? टेंसाइल फोर्स 2। गुड, वेरी गुड। कौन सा वाला टेंसाइल लेंगे?
कौन सा वाला टेंसाइल लेंगे, T1 वाला, T2 वाला? सर T1 वाला, T1 वाला था। TL1 बिल्कुल की वैल्यू से T1 वाला बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, इसीलिए में निकाल रहे हैं तो सर TN1 वाला लेंगे, और FD निकाले तो T2 वाला लेंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पर Yes, कि sir. T1 लिया है आपने, T1 लिया है आपने इनटू यस सर, यस सर। टू L आपने मान लिया 1 मीटर है, 1 मीटर दिया ही है, 1 मीटर दिया ही है, इसमें क्या है 1 मीटर है। क्लियर है? ये आपका हो गया डिवाइड बाय ए, एरिया दोनों का बराबर रखता हूं तो एरिया बोल लिया मैंने ए इंटू ई, ए इंटू ई। ये आपका हो गया DL1। सिमिलरली मैं निकाल सकता हूं अब DL2। तो DL2 क्या होगा आपका, तो DL2 आपका क्या होगा, चेंज इन लेंथ वायर FD। तो जो फॉर्मूला आपने यूज किया था अभी इसी के लिए, फॉर्मूला वो सेम ही होगा, बस यहाँ हमें DL2 निकालना है। DL2 इक्वल टू DL2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T2 इंटू T2 into 1. 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय A इंटू ई, क्योंकि एरिया और Yes, sir. मतलब दोनों सेम है। बन गया? हाँ, क्लियर है? yes sir. नाउ अब इस दोनों वैल्यू को DL1 और DL2 की जो वैल्यू आपने निकाली है, DL1 और DL2 की वैल्यू निकाली है, इसे आप मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन ए मान लो, और इसे मान लो आप इक्वेशन 2, इक्वेशन बी मान लो इसे। उसी में अप्लाई कर दे रहे सर, इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। कौन बच्चा बोला ये? यस उदय सर। भानु सर। वेरी गुड भानु, बहुत सही बोला आपने। तो आप क्या करेंगे, DL1 DL2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई वैल्यू ऑफ DL1 and DL2. and DL2 in equation 1। क्लियर है? Yes sir. तो क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ से मिलेगा, मैं इसको रख देता हूँ, DL1 का वैल्यू कितना है, DL1 की वैल्यू में यहाँ पर 2 आ रहा है आगे, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर क्या, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसका, ये कर दो भाई T1 into सब वॉइस नहीं आ रही। चले गए सर। हाँ निकल गए, आ रहे होंगे। उदय सॉरी स्टूडेंट, वो थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन टूट गया, ओके सर। दोबारा से हम लाइन पे हैं। ओके सर। तो जो आपने लिखवाया था मैंने अभी नोट किया होगा सब लोगों ने शायद, ठीक है? तो जी नोट सर, जी सर। नोट किया होगा ना, हाँ थे हम। सर नहीं, स्क्रीनशॉट देके सर बाद में सर क्वेश्चन दोबारा करते हैं सर। अरे बेटा तुम लोग स्क्रीनशॉट कौन बोला, अभिषेक पारा सर होगा ये बच्चा है? हाँ सर। हाँ सर आप समझ गया। इक्वेशन निकालो सर, DL1 की सर T1 into 1। हाँ देखो मैं लिख रहा हूँ 2 आके लिख रहा था मैंने 2, ये आपका हो गया था T1 into 1 into 1.
इंटू 1 ब्रैकेट अपॉन हाँ कर रहा हूँ ए एक सेकंड इंटू ई डिवाइड बाय A ए इंटू ई इक्वल टू हो गया था आपका ब्रैकेट इक्वेशन स्टार्ट दोबारा से T1 T2 टू into 1 टू इंटू 1 1 अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय A ब्रैकेट क्लोज ये हो गया था। तो Yes, यहाँ से देखो ए ई आपका ए और ई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। यस सर yes sir, sir देखो ए ई से ई गया ठीक है और 1 से 1 गया तो क्या बचा आपका 2 T1 is equal to T2 2 चलो T1 ये is equal बचा to T2 2 T1 is equal to T2 एक सेकंड बेटा स्मॉल लग गया मेरा T2 इक्वल टू आपका आ गया 2T1 2 यस सर yes sir, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसे आप इक्वेशन नंबर 3 2 मान लो सॉरी इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे 1 तो हो गया था वो वाला इक्वेशन नंबर 2 मानो इसे ये वाला ठीक है। यहाँ Yes, तक करने के बाद अब हमें T1 T2 का वैल्यू निकालना है और T1 T2 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे सिंपल केस क्या है कि हम मूवमेंट पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लें पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लें। तो मूवमेंट लेना किन किन को आता है किस चीज को मूवमेंट लेना आता है बेटा मूवमेंट लेना किस चीज को आता है बताएं। Now, take the moment about point A. अब मूवमेंट एक पॉइंट ए के अबाउट हम लोग मूवमेंट लेंगे तो इट विल बी मूवमेंट होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस मूवमेंट आपका क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। हेलो बेटा आवाज आ रहा है आवाज? yes sir आ रही यस सर तो मूवमेंट आपका होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर हम फोर्स इनटू डिस्टेंस जब करते हैं तो दो तरीके के फोर्स होते हैं एक आपको होता है क्लॉकवाइज एक होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट को अलग ले लेंगे और क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट को अलग ले लेंगे ऐसे कर लेते हैं। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जो जाते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और घड़ी के डायरेक्शन में जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये T1 और T2 कहाँ जा रहे हैं घड़ी के विपरीत चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। आ रहे हैं क्लॉकवाइज कौन सा बोल रहा है ये डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हो घड़ी किधर चलती है एंटी क्लॉकवाइज चल रही सर घड़ी किसके हाथ में है देखो जरा क्लॉकवाइज चलती है सर घड़ी चलती है क्लॉकवाइज। तो T1 T2 किधर चल रहे हैं घड़ी की दिशा में चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ऐसे बोल देते हैं हम इसे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स will be equal to sum of clockwise movements। याद रखिएगा ये फॉर्मूला यही नहीं हर जगह काम करेगा आपके। तो देखिए सबसे पहला मूवमेंट लेंगे हम किसका T1 फोर्स का। फोर्स हो गया T1 फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है फोर्स हो गया T1। तो इसकी किसके अबाउट ले रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट ले रहे हैं तो जिसके अबाउट ले रहे हैं डिस्टेंस वहीं से लेते हैं। तो T1 वाले फोर्स की डिस्टेंस ए से कितनी है कौन बताएगा किसकी सर किसकी बता बेटा जो T1 फोर्स लगा हुआ है T1 फोर्स वाले की ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है सर 1 मीटर है सर 1 मीटर मीटर ले लिया मैंने 1 मीटर प्लस कर लो प्लस सम कर रहे हैं ना जोड़ रहे हैं तो सम। जी सर दूसरा आपका कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज T2 है T2 इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर 2 ए मीटर से सर 2 मीटर हो जाएगी वेरी गुड ए से 2 मीटर मतलब जिसके अबाउट लेते हैं डिस्टेंस वहीं से लेनी होती है यस will Yes, be sir. equal to। अब तो कोई है नहीं इसमें एंटी क्लॉकवाइज वाला फोर्स। अब नहीं, कौन सा नहीं। फोर्स रह गया अब कौन सा फोर्स रह गया क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला कितना फोर्स है 30 30
इंटू डिस्टेंस कितने हो गया? एक सर 3 मीटर होगी सर ये से। 3 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर आपने अभी निकाला थोड़ी देर पहले, आपने क्या निकाला है कि सर T2 बराबर होता है 2T1। यस सर। तो ये T1 तो रहने दो ऐसे ही, T1 इंटू वन T1 हो गया। यस सर। सर 2T2 की जगह सर 2T1 लिख दूँ। T1 रख देंगे। 2T1 लिख दूंगा है ना, 2T1 यस लिख दूंगा, मल्टीप्लाई sir. विद 2, मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा ये, यस सर। इक्वल टू 2T1। 90। तो क्या होगा टोटल, क्या हो गया 5T1 हो गया, विल बी इक्वल टू 90। यस सर। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई? T1 की वैल्यू सर 5 से डिवाइड हो जाएगा 18 आ जाएगी सर, 18 आ जाएगी। 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर मतलब T1 का मान कितना है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। तो T2 का मान अब कितना हो सर जाएगा? सर T2 के उसके इक्वेशन में रख दो सर T1 की वैल्यू। अरे 18 दूनी 36 हो जाएगा सर, 36। 2 से इंटू कर देंगे सर, 36। वेरी गुड, 18 क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। इसका मतलब आपने निकाल लिए क्या, आपने निकाल लिए इनके T1 T2 के मान जो आपको निकालने थे और क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। चलो नोट कर लो इसे, जो करना सो कर लो, उसका जल्दी से करो। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना नोट कर लो जल्दी से। इसके आगे ठीक है ना, मैं चलता हूँ अगले न्यूमेरिकल पे, हटा रहा हूँ न्यूमेरिकल को से, ओके सर। हटा दिया। उदय, देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन। अभी तक हम जो बात कर रहे थे उसमें एक ही तरीके की बार थी, मतलब जो रॉड थी वो आपका एक ही तरीके की थी। ठीक है, आपका रॉड जो थी वो एक ही तरीके की थी। अब मैं यहाँ जो रॉड यूज कर रहा हूँ वो हो सकता है कि 2 मटेरियल की रॉड अलग अलग यूज कर लूं। ठीक है, 2 अलग अलग मटेरियल की रॉड यूज कर लूं मैं एक साथ, और दोनों को कंबाइंड यूज करने के बाद दोनों पे बराबर फोर्स अप्लाई करूं। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, तो एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक आपका एक कंबाइंड रॉड है जो कि आपका 2 मटेरियल से बना हुआ है, मेटल 1 और मेटल 2, और मेटल 1 और मेटल 2 को दोनों को मैंने कंबाइंड किया हुआ है और दोनों की लेंथ बराबर है। यहाँ पर लेंथ अलग अलग हो भी सकती है, ये भी पॉसिबल है, लेंथ अलग अलग हो सकती है, मगर दोनों को जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो वो फोर्स की जो प्लेस है जहां फोर्स लगाना है वहां ये दोनों एक साथ अटैच किए हुए हैं। मटेरियल 1 और मटेरियल 2 दोनों ही एक साथ अटैच किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो लिखा हुआ पढ़ लीजिए एक बार तरीके से, अ बार मेड ऑफ 2 और मोर बार्स of equal length but of different material rigidly fixed with each other and behaving as a one unit। मतलब दोनों मटेरियल को मैंने एक साथ कंबाइंड लगा रखा है, और कंबाइंड लगाने के बाद वो दोनों बिहेव कर रहे हैं कि दोनों एक ही जगह लगे हैं, दोनों एक ही हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, मगर बेटा मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो अलग अलग रहेंगी, और जब अलग अलग रहेंगी तो हो सकता है कि आपने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स दूसरे पर ज्यादा काम करे, पहले पर कम काम करे, या पहले पर ज्यादा काम करे दूसरे पर कम काम करे। क्लियर है? तो अब यहां हम जब बात करेंगे कि मैंने मान लिया कि चलिए अब दोनों रॉड पर आपने फोर्स लगाया P, तो P मान लिया मैंने कि दोनों कंपोजिट बार पर फोर्स लगाया, टोटल लोड ऑन कंपोजिट बार दैट इज P। L मान लिया मैंने कि दोनों बार की लंबाई है आपकी L। ठीक है, ये यहाँ पर L1 L2 भी हो सकती है, याद रखना। अभी L ली है बात अलग है, मगर क्वेश्चन में L1 L2 भी हो सकती है, ये क्लियर रखना है दिमाग में, है ना। दूसरा मैंने मान लिया नेक्स्ट आपका क्या है A1 A2, मतलब पहली बार का एरिया मान लिया A1 है, दूसरी बार का एरिया मान लिया A2 है। जब मटेरियल अलग अलग है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस भी अलग होगा, E1 E2 हो गया। तो अब जब मटेरियल अलग अलग हैं तो आपने जो फोर्स लगाया वो फोर्स भी अलग अलग दोनों में बंटना चाहिए। तो हमने वही मान लिया कि पहले वाले में P1 फोर्स बट रहा है, लग रहा है, और दूसरे वाले में P2 फोर्स लग रहा है। ठीक है,
तो जब फोर्स अलग अलग हैं, एरिया अलग अलग हैं दोनों के, मटेरियल अलग अलग हैं, तो दोनों में स्ट्रेस भी अलग अलग ही जनरेट होगा। दोनों में स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड होगा इट विल बी सेपरेट और इट विल बी डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारे एनालिसिस है। अभी हम जब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो देखते हैं क्या अप्लाई करना है इसमें। देखिए, तो अब मैं समझ में आया कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया था P, वो टोटल P आपका डिवाइड हो गया दो पार्ट में, P1 और P2 में। तो हम कह सकते हैं कि जो P1 और P2 का जो सम होगा, P1 और P2 का जो सम होगा इट विल बी इक्वल टू P, टोटल फोर्स के बराबर होगा। पहला तो कैसे हो गया। अब बात करेंगे स्ट्रेस की। तो पहले में जो स्ट्रेस हुई है वो क्या होगी, P1 अपॉन A1, और दूसरे में स्ट्रेस हुई वो क्या होगी, P2 अपॉन A2। ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया पहले वाले का, और सिग्मा 2 क्या होगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया दूसरे वाले का, ये वाला। ठीक है, और ये वाला। तो यहां से P1 का और P2 का वैल्यू मिल जाएगा। ये P1 और P2 का वैल्यू जो आपको यहां से मिलेगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 या 3 जो भी मान लें, इन दोनों वैल्यू को, कैपिटल P1 और कैपिटल P2 की वैल्यू को उठा के रख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, कैपिटल P इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। नाउ जब मैं बात कर रहा हूं फोर्स अप्लाई करने की, तो फोर्स अप्लाई करने पर जब हमारा बॉडी में चेंज आएगा तो बॉडी की लंबाई चेंज होगी। लंबाई में या तो कमी आएगी या वृद्धि आएगी, या लंबाई आपका बढ़ेगी या घटेगी। तो लंबाई में जो चेंज आ रहा है, लंबाई में चेंज का मतलब है कि उसमें स्ट्रेन हो रही है, स्ट्रेन, और जो स्ट्रेन हो रही है वो भी दोनों में बराबर होगी। अब कोई ये ना बोले कि सर ये बराबर क्यों होगी, कोई पूछे इस चीज को क्यों बराबर होगी, कोई पूछे इसे क्यों बराबर होगी। बेटा देखिए, रिप्लाई कीजिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहले ये बता दो एक बार। क्यों सर, वेरी गुड। क्यों होगी, देखो इसका कारण ये है कि मैंने जो दोनों बार देख रहे हो, वार 1 और वार 2, इसको ऊपर वाले सिरे पर बिल्कुल टाइटली बांध रखा है, नीचे वाले सिरे पर भी टाइटली बांध रखा है, तब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों, यदि दोनों में लंबाई चेंज होगी तो बराबर चेंज होगी। स्ट्रेस अलग अलग डेवलप होंगे, बात अलग है, क्योंकि एक मटेरियल आपका थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, एक मटेरियल आपका हार्ड हो सकता है, मगर लंबाई में परिवर्तन हमें यहाँ बराबर करना है। हमारा यही मोटो है, हमारा मोटो ही यही है कि इनकी लंबाई में परिवर्तन बराबर हो। तो जब लंबाई में परिवर्तन बराबर होगा तो इनकी स्ट्रेन इक्वल होंगी। स्ट्रेन विल बी इक्वल इन बार 1 और इन बार 2। तो जब स्ट्रेन इक्वल होंगी तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, एक क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहां से हम पहली वाली बार में, पहली वाली रोड में निकालें स्ट्रेन, तो इट विल बी सिग्मा 1 अपॉन E1, and similarly we can easily find out the value of strain in bar 2, it will be sigma 2 upon E2. Okay, so now but strain in bar 1 equal to strain in bar 2, क्योंकि दोनों में बताया मैं आपको, दोनों बार में strain इक्वल होगा। जब strain इक्वल होगा तो it will be, we can write as, क्या कह सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। तो सिग्मा 1 अपॉन E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2 कर लेंगे, और अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे फर्दर जो भी प्रोसेस हमें करना होगा, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यदि यहाँ से आपको पूछता है कि वो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आपको निकाल सकते हो। दूसरा एक और टर्म आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर रेशियो, एंड मॉड्यूलर रेशियो इज नथिंग, द रेशियो बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ बार 1 एंड बार 2। Okay, so the modular ratio is the ratio of E1 upon E2 is called the modular ratio of first material to the second material. ठीक है, तो यहां तक सबका क्लियर है, ये वाला थियोरिटिकल पोर्शन क्लियर है सबका। इसमें हमारे दो फॉर्मूले काम के हैं। कौन से फॉर्मूले काम के हैं, एक फॉर्मूला काम का है पहला वाला P, कैपिटल P इक्वल टू P1 प्लस P2, और दूसरा वाला फॉर्मूला काम का है लास्ट वाला
सिग्मा 1 अपॉन E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। ये दो फॉर्मूले बड़े काम के हैं आपके, बस ये दो फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। और क्या मालूम होने चाहिए? बड़ा सिंपल है ना, सिंपल से याद रखो दिमाग में कि स्ट्रेस दोनों में बराबर होगी यदि कंबाइंड यूज कर रहे हैं तो, और स्ट्रेन दोनों, सॉरी स्ट्रेन दोनों में बराबर होगी, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन दोनों में बराबर होगी। तो स्ट्रेन बराबर होगी तो इसका मतलब क्या होगा? सिग्मा 1 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 2 अपॉन E2। ओके, बस ये याद रखना है आपको। क्लियर है? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है बेटा? एक बार लिख दो उसमें यस और नो जो करना है, चैट बॉक्स में कर दीजिए बेटा। किसी को भी डाउट? ओके ओके बेटा, क्लियर है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो नाउ अब हम बात करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। तो देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने ये वाला है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको बेटा? हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई पढ़ के बताएगा? कोई रीजेंट करो, मैं फिर उसका माइक ओपन करूंगा। डिस्टर्बेंस करते हो तुम लोग, उधर से आवाज आती रहती है पता नहीं किसकी। कोई बताओ बेटा किसका माइक ओपन करूं मैं? किसका माइक ओपन करूं मैं? कोई तो बोलो बेटा। शशिकांत को ले लेते हैं, चलो सबसे ऊपर यही आ रहा है। शशिकांत, हेलो। आप अपना माइक अपने आप ऑन कर सकते हो, मैंने आपको परमिशन दे दी है। अंकित, अंकित बताओ। अंकित, यस सर। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? यस सर। क्या करना है क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कुछ? सर कुछ नहीं आ रहा। क्या क्वेश्चन पढ़ो सही एक बार। A steel rod of 3 centimeter diameter enclosed centrally in a hole copper to a external diameter 5 centimeter and रुक जाओ बस, हाँ रुक जाओ बस, रुक जाओ। इंटरनल डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर, इतना रुक जाओ, रुक जाओ बस। अब मैं जरा इसको तुम्हें अनोटेट करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा ये, जो तुम लोग देखना चाह रहे हो। देखिए बेटा, ये कह रहा है कि एक आपकी स्टील की रॉड है ऐसी, ये स्टील की रॉड है, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर अंदर वाली है। ये स्टील की रॉड है, इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है बेटा, इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, 3 सेंटीमीटर। 3, और इसके बाद इसके ऊपर एक और डायमीटर की लगा रखी है, जिसका खोखली रॉड है, जिसका आंतरिक डायमीटर मतलब इंटरनल डायमीटर जो है ये एक और आपकी रॉड है जो आपकी ऐसी है। ओहो ओहो ओहो, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ जो बाहर वाली रॉड है, इसको जरा मैं चेंज करता हूँ, इसका साइज चेंज वो करता हूँ चेंज। तो ये ऐसी है, तो वैसे मान लेते हो, ठीक है। तो इसका जो अंदर वाला डायमीटर है, जो खोखली रॉड है,
इसका अंदर वाला डायमीटर जो है वो ये वाला, वो तो है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और बाहर वाला डायमीटर जो है ये वाला वो है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये आपका है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका जब आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से, ये दिख रहा है सामने। तो अंदर वाली जो स्टील रॉड है उसका डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाली रॉड है इसका बाहर वाला डायमीटर तो 5 है और अंदर वाला जो है वो 4 है। तो सबसे पहला तो क्या काम हो गया आपको इसकी इंटरनल रॉड का और एक्सटर्नल रॉड का दोनों का क्या निकालना है आपको, इनका निकालना है आपको एरिया। तो एक एरिया तो निकालना है आपको इस वाली का, ये जो आपके अंदर वाली जो है ये रॉड है, इसका एरिया निकालना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 से निकालना है, ठीक है। और दूसरे वाले कौन सी है, दूसरी वाली ये है, इसमें मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ये पोर्शन वाली बीच में थोड़ी खाली है ये, ठीक है, ये इसका इस तरीके से ये वाली जो है ये आपकी एक्सटर्नल रॉड है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है मेरे को। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला सबको मालूम है, कितना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, क्लियर है। तो पाई डी स्क्वायर वाली 4 से मैं अंदर वाले का डायमीटर से एरिया निकाल लूंगा, और बाहर वाले का एरिया निकालने के लिए मेरे पास 2 डायमीटर हैं, तो फॉर्मूला बनेगा इसका पाई d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है, होलो का जो निकालते हैं। लेंथ दोनों की बराबर दी हुई है 15 सेंटीमीटर, कोई चेंज नहीं है। फोर्स दोनों पे लगा हुआ है 45,000 न्यूटन, मतलब 45 किलो न्यूटन लगा हुआ है, कोई दोनों के लिए क्लियर है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो कैपिटल P1 आपका जो होगा 45,000 किलो न्यूटन, आपका किसके बराबर, 45 किलो न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा आपका, P1 प्लस P2 के। अब बात आती है P1 P2 क्या होंगे, तो P1 P2 क्या होंगे आपका सिग्मा 1 इंटू A1 और सिग्मा 2 इंटू A2। अब यहाँ आती है बात कि सर सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं पता, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया था सिग्मा 1 अपॉन E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। तो E1 E2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे हम, इसमें रिलेशन मिलेगा और उस रिलेशन को लिख लेंगे हम लोग फॉर्मूले में P1 P2 वाले में, और आपका आंसर आ जाएगा। इसे हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल, टाइम हमारे पास बहुत कम है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है हिमांशु? ओके सर। ठीक है, और जिन लोगों को समझ में आ गया हो वो ट्राई करें इसे करने का, क्वेश्चन को जिनको समझ में आ गया हो वो ट्राई करें इसे करने का। हाँ गोविंद क्या कह रहे हो बेटा, क्या बात है, आपने रिजेंट किया हुआ है? गोविंद नहीं किया? हाँ, तो थ्योरेटिकल समझ में आ गया आपके, अब न्यूमेरिकली से सॉल्व करना है हमें, वो कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे। गोविंद कुमार बेटा माइक ओपन किया हो, बताओ क्या दिक्कत है। अंकित हाँ बताओ। सर गलती से हो गया था। अंकित बताओ, अंकित क्या हुआ? अंकित अरे सर चैट बॉक्स देख रहा था, रीसेंड हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है। तो अंकित मैं ये कह रहा था बेटा, सुन लो, माइक ओपन करो, सुनो यार। यस सर। क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप करोगे क्या, P कैपिटल P इक्वल टू P1 प्लस P2 वाला फॉर्मूला लगाओगे। यस सर। तो यहाँ कैपिटल P1 और कैपिटल P2 की वैल्यू आपको नहीं पता, नहीं पता, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका कैपिटल P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 इंटू A1, यस सर, और सिग्मा 2 इंटू A2 हो जाएगा P2 का फॉर्मूला। P2 का। तो टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल P इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर कैपिटल P की वैल्यू तो पता है आपको 45,000 न्यूटन है। अब सिग्मा 1 हो जाएगी सर ये तो। हाँ 45 kN लिख दो या 45,000 न्यूटन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 45,000 न्यूटन लिखना आप, जैसे दिए वैसे लिखना आप। और A1 A2 का वैल्यू पता है आपको, पता है एरिया 1 एरिया 2 का वैल्यू पता है? यस सर। कितना होगा बताओ जरा, कैसे निकालोगे A1 A2? सर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। हाँ पाई डी स्क्वायर बाई 4 से हम लोग स्टील का निकाल लेंगे अलग और कॉपर का निकाल लेंगे अलग। सर पहले डी का सर लेना पड़ेगा, D1 का तो 3 सेंटीमीटर लेंगे ना सर, उसको mm में हाँ कन्वर्ट डी पहले वाले का लेंगे, D1 वाले का 3 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का निकालेंगे तो उसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेने पड़ेंगे। तो उसमें 5 और 4 दिया हुआ है, होलो वाला निकलेगा, मतलब होलो वाले निकालते हैं एरिया वैसे निकालेंगे। यस ठीक है, तो वहां से आपका एरिया 1 एरिया 2 मिल गया आपको, और
एरिया 1 एरिया 2 के बाद अब आपको मालूम पड़ा कि क्वेश्चन में एक चीज की कमी रह रही है, वो है आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2, है ना। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का हम लोग यहाँ निकालते हैं रिलेशन, और वो रिलेशन आपको मिलता है कहां से मालूम है, सिग्मा 1 अपॉन E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2 वाले फॉर्मूले से, है ना। तो वहां पर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे E1 E2 पता है जो कि दिए हुए हैं। E1 मान लीजिए मैंने स्टील का माना है और E2 मान लीजिए मैंने कॉपर का माना है। यदि मैं स्टील को 1 मान रहा हूं, कॉपर को 2 मान रहा हूं, तो स्टील का क्या होगा, E1 हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा कॉपर का। तो वैल्यू में पुट कर दूंगा दोनों, और पुट करने के बाद अपना उसमें निकालूंगा, तो मुझे सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू मिल जाएगा। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू मिलने के बाद अब आराम से सिग्मा बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया होता है। तो आप यदि एरिया से डिवाइड करोगे उसमें या मल्टीप्लाई करोगे उसमें, तो आपको फोर्स P1 और P2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करना, करने के लिए ट्राई करना, ट्राई करना, हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं ना हो तो बताना। ओके, नाउ बाय, गोइंग टू क्लोज दिस क्लास। सर आपकी 2 से 3 क्लास है ना? वो मेरी नहीं है, एक्चुअली थर्ड पार्टी कंपनी की है। आप लोग फ्री हो उस टाइम तो जरूर लेना क्लास को, और उसके बाद एक क्विज कराया जाएगा, क्विज की लिंक मैं भेजूंगा आपको। उस वो आपका क्विज टाइम तक रहेगा, एक टाइम तक ओपन रहेगा, उसको क्लोज हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन और है, सर कल से हमारी प्रेजेंट क्यों नहीं लग रही? कल भी नहीं लगी, आज भी नहीं लगी। उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, आपने क्लास अटेंड करी है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, परेशान ना होइए इसके लिए। ठीक है, वो सब कॉलेज से काम है, कॉलेज में छोड़ दीजिए। ओके सर, ओके। आपसे ज्यादा परेशान फैकल्टी होती है, क्योंकि उसने काम किया है। ओके सर, ओके सर। थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप माय क्लास। Thank you, sir.